हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 ये दंतुरहित मुस्कान और फसल। नागार्जुन जीवन परिचय। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खर स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनैतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जनकवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलनधर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। नागार्जुन पद व उनके अर्थ। 1. तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तरस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। नागार्जुन की कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है, अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भूलकर मुस्कुराने लगे। बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा कर लेते हैं, धूल से सन जाते हैं, उनके गालों पर भी धूल लग जाती है। कवि को ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिला हुआ है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर यह बालक किसी पत्थर को छू ले तो वह भी पिघलकर जल बन जाए और बहने लगे। अगर वो किसी पेड़ को छू ले, फिर चाहे वो बांस हो या फिर बबूल, उससे शेफालिका के फूल ही झरेंगे। अर्थात बच्चे के समक्ष कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर पत्थर दिल लोग, सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं और वह जो करवाना चाहता है वो करते हैं एवं उसके साथ खेलते हैं। 2. तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ। शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता और कवि को एकटक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। कुछ समय तक देखने के पश्चात कवि कहता है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितने देर तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते देखते? अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंख फेर लेता हूँ, फिर तुम आराम कर सकते हो। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ हमें मिला देगी और फिर मैं तुम्हें जी भर देख सकता हूँ, तुम्हारे मुख मंडल को निहार सकता हूँ, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूँ। 3. धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इत्र, मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपक। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार।
तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुत्र के बारे में बताता है कि उसके नए नए दांत निकलना शुरू हुए हैं। कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटा है, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा। आगे कवि लिखते हैं कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य तो है ही, उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही है। एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाता और अब तुम्हें पराया भी लग रहा हूँ। एक तरह से यह ठीक भी है, क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है। ये तो तुम्हारी माँ की उंगलियां ही हैं जो तुम्हें रोज मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती है। इस तरह तिरछी नजरों से देखते देखते जब हमारी आंख एक दूसरे से मिलती है, मेरी आंखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो। यह मेरे मन को मोह लेता है। 4. एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। नागार्जुन की कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है। इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि ने कहा है कि एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों नदी के पानी के मिलने से यह फसल पैदा होती है। किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियां आपस में मिलती हैं, तो उनमें सारे गुण आ जाते हैं जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल खिल उठती है। ठीक इसी प्रकार केवल एक या दो नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वह उपजाऊ बनते हैं। 5. फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे ये प्रश्न करता है कि ये फसल क्या है, अर्थात ये कहाँ से और कैसे पैदा होता है। इसके बाद कवि खुद इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। ये मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बना देती है। ये सूरज की किरणों एवं हवा का उपकार है जिनके कारण ये फसल पैदा होती है। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा हैं, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की जरूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान हो। प्रश्न उत्तर। 1. बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर। बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से भर उठता है। उन्हें बच्चे की मुस्कान की मनमोहकता देखकर ऐसा लगता है कि यह मृत व्यक्ति में भी जान डाल देगी। 2. बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर। बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। बच्चे की मुस्कान सरल और स्वाभाविक होती है, वहीं बड़ों की मुस्कान में बनावटीपन होता है। बच्चे की मुस्कान भोली और स्वार्थ रहित होती है, वहीं बड़ों की मुस्कान कुटिल और स्वार्थी होती है। बच्चे की मुस्कान निष्काम और निश्चल होती है, वहीं बड़ों की मुस्कान उसकी परिस्थितियां के अनुसार तय होती है। 3. कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। मृतक में भी जान डाल देना, कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना, बांस या बबूल से शेफालिका के फूलों का झड़ना, स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना, तिरछी नजरों से देखकर मुस्काना। 4. भाव स्पष्ट कीजिए। क. छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। उत्तर। धूल से सना शिशु का शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान कवि को इतना प्रभावित करती है कि उसे लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब में न खिलकर उनकी झोपड़ी के अंदर खिल गया हो। ख. छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। उत्तर।
इस पंक्ति का भाव है कि शिशु के स्पर्श मात्र से बबूल और बांस के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, यानी शिशु के स्पर्श में ऐसा जादू है कि कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का हृदय भी पिघल जाए और आनंद का संचार हो जाए। रचना और अभिव्यक्ति। 5. मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर: मुस्कान अपने मन की प्रसन्नता को प्रकट करने का माध्यम है। व्यक्ति जब खुशी से मुस्कुराता है तो वातावरण में उल्लास भर जाता है और सामने वाले को भी खुशी अनुभव होती है। इससे अपनत्व की भावना जगती है। क्रोध मन की अप्रसन्नता और विरोध को प्रकट करने का माध्यम है। इससे वातावरण तनावयुक्त हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति की अप्रसन्नता से दूसरे भी अशांत हो जाते हैं। इससे हमारे साथ साथ दूसरों का भी नुकसान होता है। 6. दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाएं और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर: बच्चे की उम्र 8 या 9 महीने की रही होगी, चूंकि इसी उम्र में बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं। 7. बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे पहली बार मिले हैं, इसीलिए बच्चा उन्हें एकटक देखता रहता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसके झोंपड़े में खिल उठे हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा कहीं उन्हें देखते देखते थक ना जाए, इसलिए वह आंख फेर लेते हैं। 1. कवि के अनुसार फसल क्या है? उत्तर: कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, सूर्य की किरणों और वायु की मंद गति का परिणाम है। यानी फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों के मिलकर कार्य करने से उपजता है। 2. कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर: कविता में फसल उपजाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। मनुष्य की परिश्रम, पानी, मिट्टी, धूप, हवा। 3. फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? उत्तर: कवि ने यहाँ फसल के उपजने को मानव के श्रम से जोड़ा है। चूंकि किसानों और मजदूरों द्वारा की गई मेहनत और उनके लगन के कारण ही फसल का उपजना संभव हो पाता है। इसके बिना प्रकृति के तत्व की सार्थकता फसल उपजाने में व्यर्थ है। 4. भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उत्तर: इन पंक्तियों में फसल उपजाने में सूरज की किरणों तथा हवा के योगदान को दर्शाया गया है। फसल प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है। सूरज की किरणें अपनी ऊष्मा प्रदान कर फसल को पकने में मदद करती हैं, तो वहीं हवा की मंद गति फसल के बढ़ने में सहायक है। रचना और अभिव्यक्ति। 5. कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। क. मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? ख. वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? ग. मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? घ. मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? उत्तर: क. मिट्टी के गुण धर्म का मतलब है उसमें मौजूद प्राकृतिक और पोषक तत्व, खनिज पदार्थ जो मिट्टी का रंग और स्वरूप निश्चित करती है। मिट्टी की अधिक उपजाऊ क्षमता से फसल का उत्पाद भी अधिक होता है। ख. वर्तमान जीवन शैली मिट्टी को प्रदूषित कर रही है। उपयोग में लाए जा रहे हैं अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व, उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं मिट्टी के मूल स्वरूप को नष्ट कर रही हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव फसल पर भी पड़ रहा है। ग. अगर मिट्टी ने अपना गुण धर्म छोड़ दिया तो धरती से हरियाली का, पेड़ पौधे और फसल आदि का नामो निशान मिट जाएगा। इनके अभाव में धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। घ. हम मिट्टी को वृक्षारोपण कर, प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग बंद कर, कारखानों को सीमित कर, रासायनिक तत्वों का उपयोग कम कर हम मिट्टी के गुण धर्म को पोषित कर सकते हैं। MCQ क्वेश्चन 2. कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? अ. दुखदायक, B. सुखी, C. स्वतंत्र, D. इनमें से कोई नहीं आंसर। अ. दुखदायक क्वेश्चन 3. मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है? अ. खुशियों की, B. उदासी का, C. निराशाओं का, D. इनमें से कोई नहीं आंसर। C. निराशाओं का क्वेश्चन 4. कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? अ. माँ, B. पुत्री, C. प्रेमिका, D. इनमें से कोई नहीं आंसर। C. प्रेमिका क्वेश्चन 5.
कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? अ. मधुर, बी. उग्र, सी. कोमल, डी. सरल। आंसर डी. सरल। क्वेश्चन 6, कवि के जीवन की गागर कैसी है? अ. रंगीन, बी. खाली, सी. भरी, डी. सुनहरी। आंसर बी. खाली। क्वेश्चन 7, कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं? अ. मौन, बी. अधिक, सी. कम, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर अ. मौन। क्वेश्चन 8, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? अ. रोना चाहता है, बी. खुश रहना चाहता है, सी. हंसना चाहता है, डी. दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। आंसर डी. दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। क्वेश्चन 9, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? अ. प्रेमिका ने, बी. मित्रों ने, सी. संबंधियों ने, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर बी. मित्रों ने। क्वेश्चन 10, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि, बी. कवि के मित्र, सी. कवि की प्रेमिका, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर कवि। तो बच्चों, ये थी आज की वीडियो। मैंने एक ही वीडियो में आपके पाठ्य पुस्तक पाठ 6 के व्याख्या सहित प्रश्न उत्तर एवं MCQ दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, मैं देख रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबा रहे हो, जिस कारण से आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।